मैं शुक्ला आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स 11वीं भौतिक शास्त्र का पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इसको हम हिंदी में भौतिक जगत कहते हैं। और भौतिक जगत मतलब प्रकृति, और प्राकृतिक मतलब हमारे चारों ओर स्थित जितने भी प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उन सब का हम भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और वस्तुओं में होने वाले जितने भी, चाहे हम दिन का होना, रात का होना, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, किसी वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन, उसकी उत्पत्ति, उसका विनाश, ये सारी चीजें भौतिकी जगत के अंतर्गत आती है। तो हम शुरुआत करते हैं भौतिक जगत का और देखते हैं कि हमें आज इस सिलेबस में क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हमारा जो शुरुआत होता है वो होता है साइंस से। साइंस और साइंस शब्द आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। साइंस साइंटिया शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है टू नो, है ना। टू नो मतलब जानना। अब इसको हम हिंदी में देखें, मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है विज्ञान, है ना। विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का। और विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब भी होता है जानना। विज्ञान का मतलब भी क्या होता है? जानना। और साइंस, जो कि साइंटिया शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द, जिसका मतलब भी होता है टू नो मतलब जानना। मतलब विज्ञान क्या है? जानना। हमारे आसपास स्थित जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, उनके बारे में जानना है कि वह पदार्थ की प्रकृति कैसी है, वह ठोस है, वह द्रव है, वह गैस है, या फिर वह उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विनाश कैसे होगा, वह मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। इन सभी चीजों को जानना, हमारे आसपास होने वाली घटनाएं जैसे दिन का होना, रात का होना, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इन सभी चीजों को जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान को अगर हम शब्दों में तोड़ें, तो वी प्लस ज्ञान, है ना। वी प्लस ज्ञान। वी मतलब होता है विशिष्ट, वी मतलब होता है विशिष्ट, और विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो ये जो ज्ञान होता है कैसा होता है? सुसंगठित होता है और सुव्यवस्थित होता है। तो विज्ञान सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। तो विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है ना। दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। तो विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मतलब जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, है ना। फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन, जियोलॉजी नया चीज है आप लोगों के लिए। जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। तो जो जियोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, ये सारी चीजें फिजिकल साइंस के अंतर्गत आती हैं। और बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत आती है बॉटनी। बॉटनी मतलब होता है वनस्पति शास्त्र, मतलब जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है उसे हम बॉटनी कहते हैं, वनस्पति शास्त्र। और जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, मतलब जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं उसे जूलॉजी कहा जाता है, जंतु विज्ञान। और जिन साइंस के अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है वनस्पति शास्त्र, मतलब बॉटनी। तो दो प्रकार से बांटा गया है फिजिकल साइंस। फिजिकल मतलब होता है भौतिक विज्ञान और बायोलॉजिकल मतलब होता है जैव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान और जैव विज्ञान दो भागों में बांटा गया है विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से। आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद भी नोट कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फिजिक्स। हमारा जो विषय क्या है? फिजिक्स है ना। हमारा विषय तो फिजिक्स है, मुख्य रूप से विज्ञान के अंतर्गत ही आता है फिजिक्स। विज्ञान में तीन आप अलग अलग विषय पढ़ते हैं। आपके अगर बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान,
भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र, और मैथ्स वाले उसी का पार्ट मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं। तो हमारा जो मुख्य विषय है फिजिक्स है। तो हम अध्ययन करेंगे फिजिक्स का कि फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स जो है लिया गया है फ्यूसिस शब्द से। फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से। और फ्यूसिस जो है वो है ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है ना। फिजिक्स लिया गया है फ्यूसिस शब्द से। फ्यूसिस है ग्रीक भाषा का शब्द और जिसका मतलब होता है प्रकृति। इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति। और इसको अगर हम संस्कृत भाषा में देखें तो भौतिक या भौतिकी, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब भी होता है प्रकृति। मतलब फिजिक्स क्या है कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटना का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी की परिभाषा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। अब भौतिकी को एक और भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि द्रव्य एवं सेकंड हम ले सकते हैं, या फिर ये भौतिकी का मुख्य रूप जो है जिस तरह से हम भौतिकी का उपयोग करते हैं मेन ये है कि द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत, मतलब भौतिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? द्रव्य एवं ऊर्जा की अंतर क्रिया का अध्ययन करते हैं या अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करते हैं। और द्रव्य को आप लोग खूबी जानते हैं कि द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ, है ना। द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है। पदार्थ, द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ मतलब पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसकी एक निश्चित आकृति होती है, जिसका एक द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर क्रियाओं का जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी कहते हैं। इसमें मुख्य काम हमारे भौतिकी विषय में द्रव्य मतलब किसी पदार्थ और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया या अंतर क्रिया का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य एवं ऊर्जा के अंतर क्रिया या अन्योन्य क्रिया का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आपस में होने वाले इंस्ट्रक्शन का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा आप जानते ही हैं, ऊर्जा क्या किसे कहते हैं? ऊर्जा, ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, है ना। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है फिजिक्स को अध्ययन की दृष्टि से, है ना। भौतिक आपका जो है उसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। और इसे दो भागों में क्यों बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं वो दो भाग, है ना। और बेस क्या है? तो 19वीं है ना सदी के पूर्व, 19वीं सदी के पूर्व और 19वीं सदी के बाद, मतलब 1900 ईस्वी के बाद और 1900 ईस्वी के पूर्व दो अलग अलग भागों में बांटा गया। 1900 के पहले क्या था और 1900 के बाद क्या है। तो सबसे पहले 1900 ईस्वी के पूर्व जो हमारे पास जो भौतिक था, अभी भी है मतलब आपके सिलेबस में, वो है क्लासिकल फिजिक्स। क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। इसको हम लोग चीर सम्मत भौतिकी भी कहते हैं। चीर सम्मत भौतिकी। और 1900 ईस्वी के बाद जो हमारा फिजिक्स है वो है मॉडर्न फिजिक्स। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं।
और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, आधुनिक भौतिकी। तो इस प्रकार से 19वीं सदी के पूर्व क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी, और 19वीं सदी के बाद जो है मॉडर्न, है ना, मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, आधुनिक भौतिकी में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है। और ये जो है, जो क्लासिकल फिजिक्स है वो मैक्रो फिनोमेनन है ना, मैक्रो मतलब क्या होता है, स्थूल, मैक्रो मतलब क्या होता है, स्थूल वस्तुएं, है ना, स्थूल वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इस फिजिक्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, स्थूल वस्तु। स्थूल मतलब जो वस्तु मतलब बड़े आकार के स्थूल है ना। और इसमें हम माइक्रो फिनोमेनन, माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। तो इस फिजिक्स के अंतर्गत हम सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और इसके अंतर्गत हम माइक्रो वस्तुएं या फिर स्थूल वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक कोई बुलेट की गोली है ना, ये कोई बुलेट की गोली है, ये निकल रही है आपके बंदूक की कोई गोली है, बुलेट है ना, कोई बंदूक की गोली है जो निकल रही है। इसका वेग और किसी परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग, ये दोनों, इसका वेग भी v है और इसका वेग भी है, लेकिन इन दोनों के वेग को हम एक प्रकार से निर्धारित नहीं कर सकते, दोनों के वेग में काफी अंतर है। इलेक्ट्रॉन का वेग आपने पढ़ा होगा 1.6 है ना, 1.6023 नॉट है ना, तो इसे आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो अलग है, और जो बंदूक से निकलने वाली बुलेट का जो वेग है वो क्या है, अलग है। दोनों का वेग अलग अलग है, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग और जो मतलब आपके बंदूक से निकलने वाले बुलेट के वेग में अंतर होता है। इन दोनों वेगों को एक ही परिभाषा द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, अतः दोनों के अंतर को दर्शाने के लिए आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी दो अलग अलग भौतिकी दिए गए हैं। मतलब इसमें हम बुलेट के वेग को दर्शा सकते हैं, लेकिन हम चिरसम्मत भौतिकी में इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि ये स्थूल वस्तुओं के बारे में ही बताता है। तो आधुनिक भौतिकी में हम इलेक्ट्रॉन के वेग का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है मैकेनिकल फिजिक्स, और दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा है ऑप्टिक्स, और चौथा है इलेक्ट्रो डायनेमिक। इसको हिंदी में हम यांत्रिकी, इसको ऊष्मागतिकी, इसको प्रकाशिकी, और इसको वैद्युतिकी कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आपका है एटम और न्यूक्लियाई। मतलब इसमें हम मुख्य रूप से न्यूक्लियस और परमाणु का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत भौतिकी की 2 शाखाएं हैं, है ना, आणविक भौतिकी, परमाणु भौतिकी, सापेक्षिकता का सिद्धांत आदि जो पार्ट्स हैं, जो नए जो फिजिक्स है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। और आपके जो 11th में फिजिक्स है 90% 11th फिजिक्स में 90% आपको यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल फिजिक्स ही पढ़ना है। आपको 90% आपका सिलेबस यांत्रिकी मैकेनिकल फिजिक्स पर बेस्ड है। इसमें आपको न्यूटन के गति का नियम, घर्षण, जड़त्वाघूर्ण, बलाघूर्ण, इसके अलावा तरल और ध्वनि, ये सारी चीजें है ना आपको मैकेनिकल फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना है कार्नो इंजन, है ना, और उष्मा रेफ्रिजरेटर, इन सारी चीजों के बारे में आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। लगभग 10% आपके सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स है। बाकी प्रकाशिकी में आपको प्रकाश के गुण, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारी चीजें आपके आगे के सिलेबस में 12th में आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप विद्युत और चुंबकत्व के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, ये भी आपके आगे का कोर्स है। तो इस प्रकार से अध्ययन की दृष्टि से फिजिक्स को 2 भागों में बांट दिया गया, चिरसम्मत भौतिकी या फिर
क्लासिकल फिजिक्स, इसमें मैकेनिकल फिजिक्स है, यांत्रिकी, इसमें आप न्यूटन की गति के नियम से लेके घर्षण, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक। इधर मॉडर्न फिजिक्स में हमको मुख्य रूप से मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन के वेग का निर्धारण करने के लिए, मतलब सूक्ष्म वस्तुओं के वेग के निर्धारण के लिए, और इसका मतलब इस फिजिक्स को दिया गया है, और इसमें हम परमाणु, अणु और भी छोटे छोटे कणों के बारे में इस फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने परिभाषिक तौर पे कहा भी है कि मॉडर्न फिजिक्स चीज सम्मत फिजिक्स से काफी अलग परिभाषित करता है, मतलब इसमें वो जो नियम है वो उससे काफी अलग है, मतलब इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, और इसमें केवल स्थूल वस्तुओं का क्या हुआ था, वर्णन किया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग के आज के जो टॉपिक है उसमें विज्ञान